वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पॉलिटी के कुछ टेस्ट लगा रहे थे यूपी पीसीएस के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया गिवन द सिक्किम द स्टेटस ऑफ द फुल फ्लेज स्टेटस। बोल रहा है कि संविधान में कौन से संशोधन के तहत जो सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट दे दिया गया था, उसका दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक बता देती हूँ मैं, जिससे याद की हूँ मैं कि लोग कहते हैं ना 36 के 36 गुण मिल गए, तो 36 सिक्किम। तो वो जो सिक्का चलाना होता है किसी का, लाइक शादी करवानी होती है, तो कहते हैं ना कि मिल गया गुड़, तो 36 के 36 गुड़ मिल गए, तो 36 से याद कर सकते हो 1975 वाला, ये तो ईयर तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 36 इज़ द राइट आंसर। ठीक, 26 का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। फिर से असर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सिंपल देखना होता है कि असर्सन पढ़ने के बाद जो रीज़न है उसमें बिकॉज लगा के देखना होता है, इस पर कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम इसीलिए बिकॉज लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इसकी रीजनिंग। तो बोल रहा है कि आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द ऑल लॉज that are inconsistent with or a derogation of any of the fundamental rights shall be void। ठीक है, अभी देखो ऊपर हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था और आर्टिकल 13 के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 13, ये स्टेटमेंट आर्टिकल 13 का है, उसने स्वैप कर दिया है। 12 का क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 12 आर्टिकल 12 क्या बोलता है? कुछ तो स्टेट्स और ये सब चीज़ें डिफाइन होती है किसी आर्टिकल में, हिंट बहुत है। तो आर्टिकल 13 बताता है, ये आर्टिकल 13 की स्टेटमेंट है। अब वो बोल रहा है रीज़न क्या है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑन द भारती केस 1973 दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो बात सही है कि केशवानंद भारती केस में जब बहुत सारे अमेंडमेंट हो रहे थे सरकार और जुडिशरी के इधर से उधर, तो केशवानंद भारती ही केस में जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ आई थी। ठीक है, मूलभूत, जिसे मूल ढांचा कहते हैं। ठीक है, जो भी कोई भी लॉ आएगा और फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, और उल्लंघन इस तरह की उसकी बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ बात आ रही होगी, तो वो नल एंड वॉइड, वो वॉयलेट कर रहा होगा फंडामेंटल राइट्स को, तो जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये वाला तो गलत है, क्योंकि इसने पूरा ये फैक्चुअल चीज़ है कि आर्टिकल 13 ये स्टेटमेंट बोलता है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब आते हैं 28 पे। 28 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, 28 ये बोल रहा है। अभी देखो 25 से लेके 28 तक आर्टिकल नंबर हमें एक रिलीजियस चीज़ों का बताता है। ठीक है, कि 25 तो सिंपल यही बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन के लिए, प्रोरोगेशन के लिए। 26 बोलता है कि 26 में ये तो ट्रिपल पी वाला है। ठीक है, कंसाइंस CPP, प्रोफेशन, प्रोरोगेशन और ये कन्फेशन, एनी रिलीजन। 26 बोलता है कि भाई हमें मैनेज करने के लिए अपने फ्रीडम होना चाहिए रिलीजियस अफेयर्स को। 27 ये है, 27 ये बोलता है कि डील्स विद द फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट वाला, वो उसका फ्रीडम है। ठीक है, अब 28 क्या बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को वर्शिप करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो फ्रीडम है। ठीक है, जैसे मदरसा होता है साहिब। 27 में एक और बात है, अगर वो बोले फ़ी क्या अलाउ है, हाँ फ़ी अलाउ है, टैक्सेस आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ी अलाउ है, बट ये आप कोई भी संस्था है या स्टेट है, वो टैक्स नहीं ले सकती किसी प्रमोशन के लिए, रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। बट हम कभी कभी जाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फ़ी चार्ज होती है, वो अलाउ है, टैक्सेस नहीं अलाउ है। ठीक है, अब आता है 29 पे। 29 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द आर्टिकल 19। ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं आता। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये तो हमने पढ़ रखी है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ अ लीगल नेचर, प्रोफेशन भी है जी वाला, 19 का जी वाला। राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी है।
राइट टू ट्रेवल आउटसाइड द इंडिया, ये हमारे इसमें 19 में नहीं आता, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया सेफली कम बैक का भी है, ठीक है, कि आप जा रहे हो और वापस भी सुरक्षित आ रहे हो, ठीक है। तो वो आर्टिकल 21 में आता है, ना कि 19 में नहीं आता, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर जी एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, ठीक है। तो ये तो सबसे सिंपल है कि भाई अंबेडकर जी ने क्या बोला था कि कोई ऐसा अनुच्छेद बताओ जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा, ठीक है। पूरा संविधान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई ऐसा आर्टिकल जो बोले हो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट्स नन अनदर देन आर्टिकल 32 ही होगा। रेमेडीज़ के लिए एटलीस्ट जो फंडामेंटल राइट, ये इसलिए बोला भी गया था कि अगर आपकी कोई भी मौलिक अधिकार, बेसिक चीज़ें जो आपको वॉयलेट की जा रही हैं, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 31 वाला। 31 में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो कौन सा मैच नहीं है, सबसे पहले ये सारे क्वाजी फेडरल, हमें ये तो सबको पता होता है क्वाजी फेडरल वाला, बट अभी रुक जाते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, जबकि बाकी के ऑप्शंस हमें याद कर सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर लेना कि ये इन्होंने ये बोला था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने बोला था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेवल ऑस्टिन ने, ये तो सबसे फेमस भी है, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी आइवर जेनिंग ने बोला था कि भाई फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स ने बोला था, ठीक है। उस टाइम था कि हाँ, कि हमारे पास सेंट्रल का कंट्रोल ज़्यादा है ना, इसीलिए इन्होंने यूज़ किया था कि दिस फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। तो पहला है क्वाजी फेडरल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ही रॉन्ग है, ठीक है। और हमें पता भी है सबसे फेमस लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, क्वाजी फेडरल केसी वियरे ने बोला था। अब नेक्स्ट आते हैं 32 वाले पे। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज इज़ एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, कि 42वां संविधान संशोधन में 1976 में, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सम्मिलित किए गए थे, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इनमें से कौन से किए गए थे। तो देखो 42nd वाले में बहुत सारे किए गए थे, अब एक बार लिस्ट में याद कर लेते हैं, ठीक है। पहला 39, अभी आर्टिकल में याद करा देती हूँ। 39, देन 39 का ए जो फ्री लीगल एड वाला था, बड़ा वाला ए, फिर 43 का ए एंड 48 का ए, दिख रहा है ए। अब देखो 39 उसका साथ ही 39 का ए, 43 का ए और समथिंग 3 और 8 का सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, 3 और 8 एक जैसे लग रहे हैं, तो 48 का ए। तो 39 आर्टिकल बोलता है कि टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, वो बेसिक्स है, उसमें भी ABCD करके 5 है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 39 का ए है जो फ्री लीगल एड देता है। 43 का ए है कि जो पार्टिसिपेशन होगा वर्कर्स का वो करा हो गया इंडस्ट्रीज़ में, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में शायद। 48 का ए होता है वो इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। 48 का मैंने भी कहीं ट्रिक याद की थी। 48 मीन्स ए 48, हिंदी में 48 कहते हैं, अड़ियल सांड कह सकते हैं। तो अड़ियल सांड इन मीन्स कि वाइल्ड लाइफ समथिंग, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे। तो ये लिस्ट याद कर लो 42nd का। अगर और भी उसमें आए तो वो देख लेना कि लिस्ट में से नहीं है तो 42nd में नहीं होगा, होता है ना कि थोड़ा सा याद करके एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस। तो इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है कि कौन सा है, तो लाइवलीहुड की बात ही नहीं की गई इसमें। प्रमोट द कॉटन इंडस्ट्रीज, ये देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए आ गया कोऑपरेटिव, ये तो 43 का बी है, ये तो है ही नहीं। 43 का ए है, जबकि टू सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म ये तो 44 है। UCC कहाँ से आ गया, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ये, मार दे रही हूँ मैं, दिख रहा है ना, ठीक है, बी आंसर इसका राइट होगा। 33 पे आते हैं। बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी
अंडर द 51 का ए कौन सा ड्यूटी नहीं है? देखो, हमें फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी ये याद होने चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स तो याद ही होते हैं सबके। तो मूल कर्तव्य कौन से इसमें से नहीं है? देखो, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्यों नहीं होगा भाई? ये एस यू सुई की बात सब जगह चलती है, मीन सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। बी क्या बोल रहा है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। भाई सारे मॉन्यूमेंट्स और इसको रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आते हैं सी, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड मिल्च एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड लेक्स एंड ऑल वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कौन सा संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ये बोल रहा है कि कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अब देखो, एक होती है यूनिटरी फीचर, ठीक है, एक होती है फेडरल फीचर। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा फीचर है? ऑब्वियस सी बात है, ये फेडरल फीचर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। बी जो है वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी है कि हाई कोर्ट अलग काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अलग काम कर रहा है। भले ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ पर, वो यूनिटरी फीचर है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये बोल रहा है। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये भी तो फेडरल फीचर है, बट फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है फेडरल फीचर, क्योंकि जब कुछ चीज़ फिक्स नहीं है तो पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रेजिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट के पास है कि वो उसको कर सकती है, उस पर लॉज बना सकती है। तो कुछ गिने चुने हैं फेडरल फीचर्स कि ड्यूअल गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर डिवीज़न ऑफ द पावर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं फेडरल फीचर्स में आती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन अनुच्छेद राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों में से दर्शाते हैं। ठीक है, 35 का तो ये तो सबसे नॉट दैट मच, बट ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, पता होती है तो होती हैं। ऐसे आर्टिकल्स के हमें याद होने चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या दिया हुआ है, उसके रिलेशंस पार्ट 9 से लेकर पार्ट्स भी याद होने चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है कि पार्ट्स, शेड्यूल और ये सारे, ये तो सबसे पहले याद करो, फिर उसके शेड्यूल की चीज़ें, फिर आर्टिकल्स जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 36। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड इफ पार्लियामेंट इज़ नीडेड टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, वो बोल रहा है कि यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो किस प्रकार की बहुमत चाहिए हमें। ठीक है, वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट इज़ नीडेड टू मेक स्टेट लिस्ट पे काम करना है। तो ठीक है, तो सिंपल है ये, इफ़ द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो हम पारित कर देते हैं, और ये 249 आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं 37 पे। विद रेफरेंस टू द प्रो टर्म स्पीकर। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रो टर्म स्पीकर याद हो रहा होगा, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है। और देखते हैं क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। प्रो टर्म स्पीकर इज़ अ टेम्पररी स्पीकर, ठीक है, अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट। अच्छा, ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, टेम्पररी होते हैं और जब तक वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक ही रहते हैं। व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रो टर्म सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी न्यू स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा तो पुराने वाले स्पीकर और प्रो टर्म स्पीकर की सीजेस टू एग्जिस्ट। तो इसमें सही है, दोनों सही है, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो प्रो टर्म स्पीकर की बस होते हैं कि जो पहली सीटिंग आती है ना, फर्स्ट सीटिंग जो लोकसभा आती है उसमें आते हैं, फिर फ्लोर टेस्ट कराते हैं, बस ये सारी चीज़ें रहती हैं। 38 देखते हैं। 38 का पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है जाकिर हुसैन साहब, फिर वीवी गिरी, फरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा,
फिर शंकर दयाल शर्मा, फरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा ऐसे के स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो याद था कि जाकिर हुसैन साहब पहले आए थे, और जाकिर हुसैन साहब का उस टाइम का वो रहता है ना कि उसके बाद सारे लोग आए थे। तो वीवी गिरी का ईयर है शायद 69-74, जब तक वो था इमरजेंसी वाले, 69 से लेके 69 और उसमें 74, ठीक है, वीवी गिरी का। तो वीवी गिरी सेकंड में ही आएंगे, वीवी गिरी सेकंड में आएंगे, तो इसी में आ रहा है। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फरुद्दीन अली, शंकर दयाल शर्मा साहब बाद में आए थे। अब आते हैं 39th पे। 39th में आते हैं तो वो बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है इस स्टेटमेंट पूरी में। पहला बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। अच्छा, ओ रुक जाते हैं पहले। प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। अच्छा, फिर अच्छा ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स में कौन से करेक्ट हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कि रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसके आंसर होंगे बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 पे। 40 बोल रहा है विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक के बारे में बात कर रहा है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द मनी बिल। हाँ, मनी बिल और सीएबी में नहीं लगता है। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स, लोकसभा का जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करता है ओवर दिस जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन बॉम्बे 1774 कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस एंड 3 एडिशनल जजेस, ये बोल रहा है। अच्छा, इट अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो फॉलोइंग करेक्ट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट तो सिर्फ बी है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट को जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी बॉम्बे में थोड़ी ना हुई थी, कैलकाटा में हुई थी। और एलिजा एम्फे जो होती हैं सबसे पहले वो होती हैं चीज़ें होते हैं। 42 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। बोल रहा है पिट्स इंडिया एक्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एक और ट्रिक बताती हूँ, पीडी से याद करते हैं। पीडी मीन्स दिस इज ड्यूअल गवर्नमेंट, सॉरी ये हाँ ड्यूअल गवर्नमेंट, हायरार्की याद आता है बार बार। ड्यूअल गवर्नमेंट की बात होती है। पीडी मीन्स पिट्स पे ये। तो बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया वर प्रिफर्ड एज अ ब्रिटिश पोजिशंस, ये सही है, ठीक है। इट सेपरेटेड द कंपनीज कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, सेपरेट किया था। इट रिमूव द रेवेन्यू मैटर्स एंड इशूज रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, नहीं ये तो यही इसका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। बाकी द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ग्रांटेड अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये तो सही है। 42 का ही सी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है पीडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 वाला कि इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स लॉर्ड कॉर्नवेल्स वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, ठीक है। तो ये वही ईयर है जब, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि उस टाइम एक कमांडर एंड चीफ की जो वो आई थी, क्योंकि ये तो पिट्स इंडिया एक्ट का था, तो ये तो नहीं होने वाला। लॉर्ड कॉर्नवेल्स को उसी टाइम अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 44 वाले पे। 44 में देखते हैं कि वो बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू 1833 चार्टर एक्ट, जो सबसे फेमस चार्टर एक्ट भी था, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें बताइए कि 1833 चार्टर एक्ट में क्या नीचे कथन सही है कि नहीं। दिस एक्ट इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। अच्छा, ये उस टाइम थोड़ी ना हुआ था 1833 में, दैट जो सिविल सर्वेंट्स की बातें जब की गई थी, सिस्टम ओपन कंपटीशन की बात उस टाइम इम्प्लीमेंटेड तो नहीं हुआ था, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला गलत है, पर सेकंड वाला जो है वो हाँ ग्रांट किया गया था 1833 के चार्टर्स में,
ग्रांट किया गया था। और सबसे पहले जो उस टाइम 1833 के विलियम बेंटिक बना था ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर इसमें 43 का पहला वाला गलत है तो बी होगा, सेकेंड वाला सही है। 45 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर्स एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बोल रहा है कि कौन से चार्टर में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान सभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ठीक है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन, स्थानीय प्रतिनिधित्व, लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। तो इसमें तो सबसे 1853 में ही सबसे पहले लोकल की रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, ठीक है। 1833 ऊपर देख ही लिया हमने। 1813 का चार्टर भी इम्पॉर्टेंट है, जब टी ट्रेड चाइना वाला चल रहा था, ठीक है। अब आते हैं 46 पे। 46 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 861। और एक और बात बता रही हूँ मैं, इससे इस टाइम ट्रिक याद करना, पोर्टफोलियो, ऑर्डिनेंस, यही से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो फीचर्स कौन कौन से नहीं हैं, तो वो बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। अभी बोला ना मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, हाँ हुआ था, इसी टाइम हुआ था, पर ये तो फीचर्स तो है। अब आते हैं हम, पावर द वॉइस राइट टू इशू द ऑर्डिनेंस भी था। तो 6-1 से दो चीज़ याद रखो, ओ एंड पी, ओ पी, ठीक है, ओ पी द ग्रेट 6-1, ऐसा करके याद रखो। तो इसलिए क्योंकि ऑर्डिनेंस और पोर्टफोलियो से याद करते हैं, ठीक। सी लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिजॉर्टेड, ठीक है, रिजॉर्टेड हुआ था, ठीक है। बट ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, बैंड द कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग द गिफ्ट्स ब्राइब फॉर द लोकल्स, ये गलत है। यही आंसर इसका राइट है और यही गलत है, ठीक है, वो नहीं था। 47 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन, ठीक है। तो ये 1919 में ही हुआ था, क्लैमफोर्ड्स वाले में, जब इंट्रोडक्शन डायरेक्ट इलेक्शंस और बाई कैमरिज्म आया था 1919 में, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसी टाइम ये हाई कमिश्नर। ये किसी का तो PYQ है, शायद PCS या UPSC का PYQ है। अब आते हैं 48th वाले पे। 48th का बोल रहा है कि ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस वर नॉट प्रोवाइडेड टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में कौन से विकल्प नहीं दिए गए थे, कौन से विकल्प नहीं दिए गए थे याद, ठीक है, ये ध्यान देना। पहला कि ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ द इंडिया, ये तो था ही कि आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो या इंडिया को ज्वाइन करो, ये भी था। रिमेन इंडिपेंडेंट, ये भी था कि या तो आप ऐसे रहो। एक्सेप्ट द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ये नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट रहो या ज्वाइन कर लो, उन दोनों में से ये था रिजा। 49th में बोल रहा है कि भाई मैच करो, फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अब किसको क्या मिला था, मुझे तो सबसे इजी वाला याद आता है, तो जगजीवन राम, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें याद नहीं होता, पर मैच द फॉलोइंग में एक सबसे अच्छी बात होती है कि एक आध दो मिल भी गया तो आप ऑप्शन के पास चले जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें जगजीवन राम जी का एक मुझे याद था कि लेबर, जगजीवन, तो अब सारे जीवन में पूरा जग जो जीवन काट रहा है वो लेबर ही कर रहा है, समहाउ कोई पढ़ा के कुछ और करके लेबर ही कर रहा है एक तरह का। तो बी का फोर तो सब में है, ठीक है, देखते हैं। फिर आता है असफ़ अली जी का, तो असफ़ अली जी का रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था, तो अली जी का रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था, तो इससे कुछ मिल सकता है क्या, डी का 1 एंड दिस बी का 4 सही है, ठीक है, ये होगा। ए का 2 चुरंदरीदार जी का था कॉमर्स, और अब्दुल रब निस्तार जी का था पोस्ट एंड एयर, ठीक है, ये याद कर लेना, 2 एडिशनल है, बाकी तो हमें याद रहता है, जवाहरलाल नेहरू जी का, सरदार भाई वल्लभ पटेल जी का, सबका याद रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं याद रहती हैं बस। अब 50वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय द आर.के. सनमुगम चेट्टी इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया, कि कौन सा प्रथम मंत्रिमंडल आर.के. सनमुगम चेट्टी जी ने के पास विभाग पे था, ठीक है। तो 50वें का ये फाइनेंस है और फ्री इंडिया की बात हुई है, और ये सबसे पहले
फाइनेंस में ही वो होती है। रेलवे ट्रांसपोर्ट का हमने देख ही लिया। कम्युनिकेशन का तो याद था मुझे, कुछ रहमत अहमद करके थे, हाँ रफ़ी अहमद करके थे, ठीक है, कम्युनिकेशन के। इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ के वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये याद नोट डाउन कर लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फाइनेंस के याद हो गए। अब आते हैं 51 पे। 51 में बोल रहा है कि कंसीडर द इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब लेके इसमें काला न्यूमेरिक क्रम में इसको लगाइए। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से थे कि सबसे पहले हुआ क्या था। ये तो यूपीपीसीएस में अभी पूछा था 2024 में कि कुछ आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। सबसे बोल रहा है कि पहले क्या था, अडॉप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ दिस ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का अडॉप्शन कब किया गया था, ठीक है, ये बोला गया है। तो ये तो याद था, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। और नेशनल फ्लैग का जुलाई, क्योंकि आज़ादी के पहले हमें चाहिए थी कि हम कुछ तो लहराएंगे अगस्त में, तो 22 जुलाई में ही किया गया था। नेशनल एंथम का भी वो तो 24 जनवरी 1950 में बहुत सारी चीज़ें सॉन्ग और एंथम का था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी टाइम बने थे। तो अब देखते हैं। और रेटिफिकेशन तो इंडिया का जब हम आज़ाद हो गए थे तो शायद मई में 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में इलेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है 1951 के टाइम पे हुए थे, तो ये तो ऑप्शन लास्ट में 4, ठीक है, सेकंड डी इज़ राइट आंसर। 52 देख लेते हैं। 52 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस द डीपी खैतान इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे ये टीटी कृष्णचारी जी किए थे वो। उसमें कितने लोग थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद रहेगा, गोपाल कृष्णा, ये मैं बता रही हूँ ट्रिक, गोपाल जी को ही कृष्णा कहते हैं, गोपाल कृष्णा माधव, ये लोग तो थे। और माधव जी ने रिप्लेस किया था किसको, मित्तल साहब को, इनको रिप्लेस करके बने थे। तो गोपाल कृष्णा और माधव ये याद हो गए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और थे लोग, 2 लोग थे, मुंशी जी KM मुंशी एंड सैयद मोहम्मद दुल्ला, ठीक है। 2, 3, 5 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और TT कृष्णचारी, ठीक है। ये सारे लोग हो गए ना। DP खैतान, सॉरी, TT कृष्णचारी DP खैतान को रिप्लेस किए थे। तो ये 7 हो गए। तो ये याद रखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेगा, फिर हम बेसिक सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। 53 पे आते हैं। 53 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। लॉयन वॉज अडॉप्टेड एट द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लॉयन तो नहीं था भाई, लॉयन नहीं, एलिफेंट है, क्योंकि हमें बोल रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एलिफेंटा साइज है, इसलिए एलिफेंट, ठीक है। SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। HVR अयंगर वॉज अपॉइंटेड, और लीगल एडवाइज़र जो थे वो BN राव थे। देखो MN रॉय ने पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज़ें रखी थी, और लीगल एडवाइज़र BN रॉय थे। वसंत कृष्ण वैद्य कैलीग्राफर नहीं थे, वो रायजादा साहब थे, प्रेम नारायण रायजादा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन, ये सारे एलिमिनेट करके हमें B सही मिला, ठीक है। 54 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई वो तो 54 का C DPSP को ही बोले थे नोवल फीचर्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की नवीन विशेषता ही माना था। अब 55 आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज इज आर एडेड बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 92nd में कौन कौन से ऐड हुए थे ये बताना है ना। तो ये ट्रिक याद कर लो, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। 21st वाले से सिर्फ KMN, तो कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली ये ऐड हुआ था, ठीक है, 21st से, ठीक है। तो ये दोनों याद किए रहो। ये 92nd से हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 BDMS वाला था। सो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं और क्या आपको सही लगा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।